लिए शुक्रवार को वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में ये ऐतिहासिक पल होगा जब वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। यानी दिल्ली 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा और पूरी दुनिया की निगाहें भारत मंडपम पर होंगी। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। ये पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर होंगे। 48 घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत मंडपम पर होंगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी दिल्ली पर नजर रखने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीआईपी क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए DRDO के ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर को G20 स्थल भारत मंडपम पर तैनात किया गया है। DRDO के मुताबिक उन्नत उपकरण स्नाइपर्स का पता लगाकर वीआईपी क्षेत्रों को क्लियर रखने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी दिल्ली में तैनात किया गया है। दिल्ली पहुंचने वाले तमाम ग्लोबल लीडर्स का भव्य स्वागत किया गया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का भारत की जमीन पर ग्रैंड वेलकम किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंच गई हैं। उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उनका स्वागत किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी दिल्ली पहुंच गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिखर सम्मेलन में शामिल न हो पाने को लेकर भारत सरकार से असमर्थता जताई थी। इसलिए रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लावरोव को भेजा गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी दिल्ली में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी दिल्ली आ चुके हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। हालांकि वो वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने जून में ही व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी की थी। उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी भारत आने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो नहीं आ रही हैं। भारत 9 से 10 सितंबर तक G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने अपने देश के 60 विभिन्न शहरों में 220 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी होगी। We also have an immersive display which has again some of the best illustrations of every country that is a part of our G20 presidency. There will be a musical ensemble which will play in the background. This, of course, will represent again musicians from all parts of our country, but it will also include musical traditions of every nature. There will be a strong emphasis on technology, especially technology that is linked to public digital public infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखिल भारतीय G20 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक G20 बैठक की मेजबानी की है। जानकारी के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम है।
दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। ये सम्मेलन क्यों खास है और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the or on the most pressing development issue and challenges. देखिए G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। दुनिया के टॉप 20 देश इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं मेहमानों के लिए भारत मंडपम भी दुल्हन की तरह सजकर स्वागत के लिए तैयार है। मंडपम को आकर्षक बनाने के लिए जहां प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वहीं एक सांस्कृतिक गलियारा भी बनाया गया है, जिसे आधुनिक डिजिटल संग्रहालय का रूप दिया गया है। G20 के सदस्य देशों को इस साझा सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। G20 लीडर्स समिट का आगाज हो चुका है और शनिवार और रविवार को भारत मंडपम में इसकी बैठक होगी। आपको बता दें हमारे पीछे भारत मंडपम है जो इस वक्त जगमगा रहा है, तमाम लेजर लाइट से अलग अलग रंगों से सज गया है भारत मंडपम। और सामने आप देख पा रहे होंगे नटराज की बड़ी सी मूर्ति जिसको लेकर काफी चर्चा भी थी पिछले दिनों, और उसके साथ में जो तमाम मुल्कों के झंडे हैं, जो उनके ध्वज हैं, वो आपको वहां पे लाइन में सामने नजर आएंगे। तो फिलहाल जो माहौल रात का है वो एकदम अलग है यहां भारत मंडपम में। और कल इसकी शुरुआत होगी जब यहां पर दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज के लीडर्स एकजुट होंगे दुनिया के बड़े मसलों पर बात करने के लिए, वो भी तब जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।
दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन कल से शुरू होने जा रहा है। G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख की पत्नियों को कश्मीर की पश्मीना से बने कपड़े भी दिखाए जाएंगे। किस तरह का स्टॉल होगा, इसका जायजा लिया दिल्ली संवाददाता विनीत ने। आइए आपको दिखाते हैं। G20 आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में जब G20 देश के हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउस आएंगे तो उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर आकर के लोग खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो स्टूल्स हैं वो लगाए गए हैं। इन स्टूल्स के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप जो है ये अब हमें बताइए कि कहाँ की ये प्रोडक्ट्स हैं और में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जब हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउसेस आएंगे तो उनको क्या क्या आप दिखाएंगे? जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ सहगल है और मैं गर्व से स्टेट ऑफ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और स्टेट ऑफ कश्मीर में हमारी खूबी है पश्मीना, जिससे हम सब जाने जाते हैं। तो हमने हेड ऑफ स्टेट्स एंड उनकी वाइफ्स के लिए ब्यूटीफुल इंडिगो पश्मीनाज, हैंड पेंटेड पश्मीनाज। तो अब अगर आप हमें दिखाएं में जो इंडिगो पश्मीना की बात अगर हम बात करें तो क्या कुछ है, बताइएगा हमें। ये प्योर इंडिगो कलर्स आते हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हमने इंक्स लेते हैं और इसके ऊपर हम इसको फाइन डिजिटल प्रिंट्स करते हैं और हैंड प्रिंट्स करते हैं। और हमारी खूबी ये है कि ईच एंड एवरी पश्मीना हम लोग ऑथेंटिक GI टैग के साथ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक पश्मीना माना जाता है कश्मीर का। उसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरीज जो 3-3 साल लगते हैं बनने में एक एक कारीगर को, तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग वहाँ की ब्यूटीफुल कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कश्मीर की है। उसके अलावा हम लोग कैलकटा की एम्ब्रॉयडरी को भी प्रमोट कर रहे हैं पश्मीना के ऊपर। तो हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन यही है कि कैसे हम चरखा से डिफरेंट क्राफ्ट को इंडिया के बुने और एक युक्ता होकर हम अपने मेहमानों की तरफ दिखाए। और ये हमारा चरखा पश्मीना नाम से ब्रांड है, जिसके हिसाब से हम लोगों को हर एक विदेशी मेहमान को इसके अंदर ये देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर से भी पश्मीना का जो नुमाइश है वो यहाँ पर की जाएगी और जो विदेशी मेहमान आएंगे, हेड ऑफ स्टेट से आएंगे, उनके स्पाउस आएंगे तो उन्हें कश्मीर की पश्मीना और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। कैंपसन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कई सीटों पर नाम तय कर दिए हैं और इन नामों की स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इस बीच भरोसे का सम्मेलन से पहले राज्य में सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जनता को भरोसे में लेने की कवायद तेज है और इसी सिलसिले में राजनांदगांव में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करने की तैयारी में है। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और प्रत्याशियों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा भी हुई थी। कांग्रेस नेता अजय माकन भी रायपुर आए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। नेता डिसूजा जी और हनुमंतैया जी, ये दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के सभी प्रत्याशियों से मिले हैं और सभी प्रत्याशियों से मिलने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसकी कल हम लोगों ने विस्तार से दिल्ली में चर्चा करी है और अब उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट और भरोसे के सम्मेलन को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने खड़गे से 9 सवाल पूछे हैं। खास तौर पर देश के नाम भारत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रही है और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले
कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। सांसद सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। लखमा ने यहां तक कह दिया है कि वो सरोज पांडे को नेता नहीं मानते हैं। सरोज पांडे का बयान और राजनीतिक पीड़ित है। रमन सिंह से उसका पट नहीं रहा है, उसके कारण उल्टा पुल्टा बात करती है टीवी में बन के रहने का। तो खड़गे साहब को सवाल करती है, खड़गे साहब में वो बहुत छोटी है, नाती टाइप का है, बच्ची टाइप की है, उनको थोड़ा बहुत भी शर्म लगना चाहिए। बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची बीते 17 अगस्त को जारी कर दी थी। पहली सूची में भाजपा ने 10 अनुसूचित जनजाति और 1 एससी के अलावा सांसद विजय बघेल पर भी भरोसा जताया। सांसद विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं और उन्हें पाटन सीट से उतारा गया है। वहीं अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बारी कांग्रेस की है। ममता लांजेवार, न्यूज 18, रायपुर। संडे को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर संडे वाला महामुकाबला होगा। एशिया कप 2023 के ग्रुप स्टेज के मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन रविवार को मतलब संडे को भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर टूर्नामेंट के आयोजकों ने अब नया प्लान तैयार किया है। क्या है वो नया प्लान, देखिए रिपोर्ट में। कोलंबो है पाकिस्तान का काल, टीम इंडिया करेगी बुरा हाल। रोहित विराट नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमर तोड़ेंगे। पाक खिलाड़ियों का धुआंधार प्रदर्शन, भारतीय खिलाड़ी सुपर 4 में करेंगे कमाल। एशिया कप 2023 में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम ने खास तौर पर अपनी गेंदबाजी से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की बैटिंग को पस्त किया है। नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ तो उसने अपने मुकाबले जीते भी, लेकिन बारिश के कारण भारत के खिलाफ मैच पूरा नहीं हो सका। लगातार दमदार खेल दिखा रही ये टीम अब एक बार फिर टीम इंडिया से टकराने वाली है। तो एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या कहता है, नजर डालिए। बाबर आजम 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, रन 168 बनाए, बेस्ट स्कोर 151 रन। इफ्तिकार अहमद 3 मुकाबले खेले, इनिंग्स 1, 109 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 102 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज रंग में हैं, ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। वहीं भारतीय बल्लेबाजों का एशिया कप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय बल्लेबाजों पर भी एक नजर डालिए। रोहित शर्मा 2 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 85 रन बनाए। ईशान किशन 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, 82 रन। शुभमन गिल 2 मुकाबले खेले, 2 पारी, 77 रन बनाए। ये तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात हो गई, जो साफ बता रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं आगे हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं, टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। जब केएल राहुल जैसे खिलाड़ी फिट नहीं तो फिर चयन क्यों? बुमराह को जब वापस लौटना था तो फिर उनका चयन क्यों? बात बुमराह की उठी तो पाकिस्तानी गेंदबाजी पर भी नजर डालिए। हारिस रऊफ इनिंग्स 3 मुकाबले, 9 विकेट। नशीम शाह इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट लिए। पाकिस्तान के सिर्फ बल्लेबाजों ने ही अच्छा खेल नहीं दिखाया है, बल्कि गेंदबाजों ने भी अटैकिंग बॉलिंग की है। वहीं भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास प्रदर्शन करते नजर नहीं आए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 मैच खेले, 1 इनिंग्स, 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, जबकि 3 विकेट हासिल किए। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा किसी ने छाप नहीं छोड़ी है। ऐसे में अगर भारत को सुपर 4 में पाकिस्तान से जीतना है तो कमाल करना होगा।
भारतीय खिलाड़ियों को अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, खासकर गेंदबाजों को, क्योंकि पिछले मैच में नेपाल जैसी टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 230 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो गेंदबाजी पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल उस बल्लेबाजी पर भी जो अब तक रंग में नजर नहीं आई। तो क्या रविवार को जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान के सामने टिक पाएगी? भारतीय फैंस को ऐसे कई सवालों के जवाब का इंतजार है। क्या टीम इंडिया इन सवालों का जवाब दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।